हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज का शुरू से 1 से लेके 4 चैप्टर तक अच्छे से कल रात खत्म कर लिया होगा। आज 18 तारीख है और आज मैं आप सबको और 4 चैप्टर का वन शॉट रिवीजन कराऊंगा। 5 to 8 चैप्टर, यानी पार्ट 1 50 नंबर का पूरा खत्म। पर ये आज रात तक का टाइम है, तुम्हारे पास पूरा दिन है, पूरी शाम रात है तुम्हारे पास। अगर तुमने शुरू के 4 चैप्टर नहीं देखा है तो उसको भी खत्म कर लेना, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर। और क्लास इसको भी खत्म कर लेना अच्छे से, तुम्हारा पार्ट 1 अच्छे से खत्म हो जाएगा। बेटा छुट्टियां अच्छी खासी हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप शुरू में लापरवाही करो फिर एंड में रोना पड़ जाएगा, फिर वही बात हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। और ये मौका गया तो गया, ये दोबारा नहीं आएगा। आपको किसी भी कीमत में और जो एक्स्ट्रा वीडियोज आ रही हैं वो तो कर ही रहे हो, केस स्टडीज आ रहा है, क्लू वर्ड्स, जो भी चीज़ आ रही है सब कर रहे हो, लेकिन साथ में ये भी आप पूरा का पूरा आज रात तक कसम खा लो कि 8 चैप्टर तक खत्म करना है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो पहले 1 to 4 देखो, फिर 4 to 8 चैप्टर वाइज कंपाइलेशन है, 4 के 4 चैप्टर का वन शॉट रिवीजन अच्छे से करोगे, पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। उम्मीद है क्लास ये पूरा खत्म करोगे। और कल जब मैं मिलूंगा आपसे और 4 चैप्टर करा दूंगा, यानी 19 तारीख को रात 12 बजे तक मैं कहूंगा तुम्हारा पूरा का पूरा 20 का सिलेबस रिवीजन हो गया। फिर 20, 21, 22, 23, 24 जो दिन बचेंगे इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें करेंगे। मॉक टेस्ट आ चुका है, जिन जिन का सिलेबस खत्म हो चुका है या 50-60% भी खत्म है तो मॉक टेस्ट बना लो, बिकॉज जब तक आप मॉक टेस्ट बना के नहीं जाओगे एग्जामिनेशन का माहौल समझोगे नहीं। ये सैम्पल पेपर नहीं है, ये मॉक टेस्ट है, एग्जैक्टली ऐसा ही जैसा एग्जामिनेशन में आएगा। तो पूरा का पूरा 3 का 3 मॉक टेस्ट अगर बना लोगे तो पूरा 80 आउट ऑफ 80 का कवरेज है, एक सिंगल नंबर का छूटेगा नहीं। प्लीज मॉक टेस्ट मिस मत करना और इसको खत्म करो। और बस ऑल द बेस्ट, जाओ स्टार्ट करो बैठ के आराम से। 5, 6, 7, 8, 5 के बीच में, 6 के बीच में, 7 के बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक लेना चाहो ले लेना, बट रुकना नहीं, स्टॉप नहीं होना, क्विट नहीं करना। ब्रेक लेना हो ब्रेक ले लो, बट किसी तरह से खत्म करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं बात करूं ऑर्गेनाइजिंग की। In general words, organizing refers to arranging everything in orderly form and making the most efficient use of resources. हर एक चीज को orderly form में arrange करना और resources का बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करना ही organizing कहलाता है। अगर मैं बात करूं organizing के प्रोसेस की, तो प्रोसेस लाइन बाय लाइन ही लिखना होता है। आपको पता है 4 स्टेप्स आपको लिखने होते हैं प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनाइजिंग में, और ये लाइन बाय लाइन लिखना है। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? सबसे पहले आपका जो टोटल वर्क है आप उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दो और एक इंसान को सिर्फ एक ही काम दो, मैचिंग टू हिज स्किल्स, हिज क्वालिफिकेशन, हिज एक्सपीरियंस। ये सब देख के क्लास आप उसे काम दो, सो दैट वो काम करते 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 वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाए और गलतियां ना करे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करे और कम कॉस्ट में आपका सामान बना के रेडी कर दे। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या? डिपार्टमेंट बना देना। अब डिपार्टमेंट हम 2 तरीके से बना सकते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। काम को फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटते हैं। प्रोडक्शन करने वाले सारे लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स करने वाले सारे लोग सेल्स डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग करने वाले सारे लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, एचआर वाले एचआर डिपार्टमेंट में। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल डिपार्टमेंट। जब हम डिपार्टमेंट बनाते हैं फंक्शन के आधार पर, लेकिन जब हम डिपार्टमेंट बनाते हैं प्रोडक्ट के आधार पर तो उसको बोलते हैं डिविजनल। यानी कि फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन और डिविजनल डिपार्टमेंटेशन, 1 प्रोडक्ट 1 डिपार्टमेंट। हेल्थ प्रोडक्ट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। कॉस्मेटिक के लिए अलग डिपार्टमेंट है, हर किसी प्रोडक्ट का अलग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाया जाता है। फिर एक काम किया था जिसका नाम है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी का मतलब ड्यूटी दिया जाना, कौन इंसान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसका क्लास जिम्मेदारी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक पेपर दिया जाता है, इसको बोलते हैं क्लास जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्लास कंप्लीट लिखा रहता है कि उनकी इस काम के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अब उनको अथॉरिटी मिलेगी। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। देखो यार, जब आप थर्ड पॉइंट में लोगों को ड्यूटी बांट रहे हो तो ड्यूटी के साथ साथ आप उनको पावर भी दे रहे हो, है ना। आप भैया अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दोगे तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए उसे पावर भी दोगे। और आप सबको पता होना चाहिए अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या होना चाहिए? आपस में बराबर होना चाहिए। तो जब आपने काम को बांटा तो किसी के पास ज्यादा पावर मिला, किसी के पास कम पावर मिला, क्योंकि किसी को काम ज्यादा मिला, किसी को काम कम मिला। तो जिसको ज्यादा पावर मिला वो बन गया सुपीरियर, जिसको कम पावर मिला वो बन गया सबऑर्डिनेट। और जो सबऑर्डिनेट है वो रिपोर्ट करेगा सुपीरियर को, यस सर करेगा सुपीरियर को। मतलब मैं अपना काम कर रहा हूं तो मैं अपने ऊपर वाले को रिपोर्ट करूंगा, वो अपने अपने ऊपर वाले को रिपोर्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये था क्लास ऑर्गेनाइजिंग का पूरा प्रोसेस।
अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस कह लो, सिग्निफिकेंस कह लो या बेनिफिट्स कह लो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है? बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाता है और एक इंसान को एक ही काम दिया जाता है, मैचिंग टू हिज स्किल्स क्वालिफिकेशन, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज क्या बन जाते हैं? स्पेशलाइज बन जाते हैं अपनी एक ही एक्टिविटी को बार बार करते करते। क्योंकि हर किसी की एक्टिविटी बटी हुई है तो हर किसी को अपना रोल साफ साफ क्लियर है। कोई क्लासेस नहीं होता क्लास की मेरा काम क्या है, हर किसी को पता अपना काम क्या, वो अपना ही काम करता है। ऑब्वियसली क्लास, ये पॉइंट सदाबहार पॉइंट है, कहीं भी आप लिख सकते हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका पूरी तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जब इतने सारे डिपार्टमेंट बनते हैं, डिपार्टमेंट भले ही अलग अलग है लेकिन सब लोग इंटर डिपेंडेंट है, सब लोग इंटर रिलेटेड है, जिसकी वजह से तालमेल बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, जिससे बिजनेस का ग्रोथ और एक्सपेंशन भी आसानी से हो जाता है। ये है क्लास इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर। जैसे ही आप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली एक ढांचा क्रिएट हो जाएगा, जिस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इस ढांचे में क्या क्या होगा, मतलब हर चीज़ क्लास डिफाइन होगी, लाइक किसकी क्या जॉब पोजीशन है, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक चीज़ क्लास हर किसी को क्लियर हो जाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को भी हमें कवर करना पड़ेगा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब होता है एक सुपीरियर अपने अंडर में कितने सबॉर्डिनेट्स को लेकर चल सकता है और इफेक्टिवली उसे मैनेज कर सकता है। मैं कितने बच्चों को इजीली पढ़ा सकता हूँ सो दैट मैं हर एक बच्चे के डाउट्स को क्लियर कर सकूँ, हर एक बच्चे से बात कर सकूँ, उसको मोटिवेट कर सकूँ। ये 20 बच्चे भी हो सकते हैं, 30, 50, 100 भी हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि एक मैनेजर अपने अंडर कितने सबॉर्डिनेट्स को रखता है। तो अगर नैरो स्पैन है, ध्यान समझना, नैरो स्पैन, तो नैरो स्पैन से बन जाता है टॉल स्ट्रक्चर, वाइडर स्पैन से बन जाता है फ्लैट स्ट्रक्चर। नैरो स्पैन का मतलब क्या होता है? नैरो स्पैन से, नैरो का मतलब क्या, एक इंसान ज्यादा लोगों को मैनेज नहीं कर रहा है, ये 2 लोगों को मैनेज कर रहा है, ये 2 लोगों को मैनेज कर रहे हैं, जिससे स्ट्रक्चर टॉल बन जाता है। दिस इज कॉल्ड नैरो स्पैन टॉल स्ट्रक्चर। अब वाइडर के अंदर क्या, एक इंसान कई सारे लोगों को मैनेज कर सकता है, दिस इज कॉल्ड फ्लैट स्ट्रक्चर। तो नैरो में बन जाता है टॉल और वाइड में बन जाता है फ्लैट। देखो, जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, 2 तरह का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला होता है फंक्शनल और दूसरा होता है क्लास डिवीजन स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे काम जो है एक फंक्शन के हिसाब से बांट दिया जाता है क्लास, यानी कि एक जो एक जितने भी मतलब एक जैसा काम करने वाले लोग जो हैं वो एक तरफ, और जो एक जैसा प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं, दिस इज कॉल्ड क्लास डिवीजन स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल काम को फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटा जाता है, डिविजनल काम को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। तो हर किसी के क्लास अपने एडवांटेज अपने डिसएडवांटेज है ना। अब इसकी बात करते हैं क्लास फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखो, अगर मैं फंक्शन स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप एक ही काम करते करते एक्सपर्ट बन जाते हो। तो इससे क्या होता है, तो फंक्शनल के अंदर जब आप एक ही काम करते हो बार बार, इससे एक्सपर्टाइज आती है, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप एक्सपर्ट बन जाते हो। और फंक्शनल के अंदर क्लास आप कम समय लेते हो, खर्चा कम आता है, ये सारे क्लास एडवांटेज है फंक्शन स्ट्रक्चर की। लेकिन डिवीजन का भी अपना एडवांटेज है, ठीक है। अब फंक्शनल में घाटा भी है, बहुत सारे घाटे भी हैं कि आपने एक इंसान को ट्रेंड किया उस काम को करने के लिए, तो कल को अगर वो कोई और काम करेगा तो वो कर ही नहीं पाएगा, आपने ट्रेनिंग उसको सिर्फ एक ही काम की दी है, राइट। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत फंक्शन में क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का सेल नहीं होता तो आप किसे पकड़ोगे, तो पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है फंक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि आपने काम को फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटा है। प्रोडक्शन वाला बोलेगा कि परचेज की डिपार्टमेंट की गलती है, परचेज वाला फाइनेंस को ब्लेम करेगा, तो हर कोई किसी ना किसी को ब्लेम करेगा, क्योंकि सबके कंट्रीब्यूशन से ही ऑर्गेनाइजेशन की सेल होती है। डिविजन में क्लास कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, क्लास सबको पता है अकाउंटेबिलिटी उसी की है जिस प्रोडक्ट की सेल नहीं हुई है। डिविजन में पैसा बहुत लगता है, लेकिन कोई भी नया प्रोडक्ट ऐड करना बड़ा आसान होता है इसके अंदर। तो ये अपने मेरिट डीमेरिट है, एक बार इसको भी जरूर देख लेना। नेक्स्ट है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सीधी सीधी बात, जहां पे काम की बात हो, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क, गोल, अचीवमेंट्स, है ना, रूल्स, फेलियर, सक्सेस, ये सारी चीजें क्या है क्लास आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जहां पे क्लास बात की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में औपचारिक तरीके से काम कैसे करना है, फॉर्मल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है क्लास, जहाँ पे अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, क्लास एक फ्रेंडली ग्रुप बन रहा है, जहाँ पे क्लास नेटवर्क बनता है, सोशल फ्रेंडली ग्रुप का, गपशप करना। अब कंपनी में 8 घंटा एम्प्लॉय रहता है, 8 घंटे तक तो काम नहीं कर सकता कंटिन्यू, तो बीच में कुछ गेट टुगेदर, ग्रुप्स होता है, गेम होते हैं, ठीक है, टूर होता है, डिस्कशन होता है, कुछ गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया था किसी भी तरीके से, जहाँ पे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप होता है, चैट्स होते हैं, जहाँ लोग डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और दोनों ही जरूरी है, चाहे वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, और दोनों के अपने अपने फायदे अपने घाटे हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो एडवांटेजेस है, सबसे पहला है सिस्टमेटिक वर्किंग, काम सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। फॉर्मल
ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि सारे काम फॉर्मल होता है तो स्केलर चेन फॉलो होता है। सबको पता है मैं अपने ऊपर वाले बॉस को रिपोर्ट करूंगा, वो अपने ऊपर वाले बॉस को रिपोर्ट करेगा। इसके बाद है क्लास अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। सीधी सी बात है, अगर आप फॉर्मली काम कर रहे हो तो आप गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हो, गोल को अचीव करने में आपकी मदद करता है। सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, प्रोडक्शन, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सब कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं, सब लोग आपस में बात करते हैं और ज़्यादा ध्यान काम पर दिया जाता है। वहीं पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कुछ घाटा भी है, जैसे क्लास की, क्योंकि जहाँ पे स्केलर चेन फॉलो होता है, जहाँ कहीं भी स्केलर चेन फॉलो होता है वहाँ एक्शन में आपको डिले मिलता है, ज़्यादा ध्यान सिर्फ काम पे ही दिया जाता है। सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय, कुछ एम्प्लॉय की सोशल नीड भी है ना, कुछ नेचुरल लव, अफेक्शन, फ्रेंडली रिलेशनशिप, वो सब नहीं देखा जाता। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय कभी भी करेक्ट फीडबैक नहीं देता, उसे डर रहता है क्लास, जैसे आप अपने टीचर से सही बात नहीं बोलते, अपने दोस्त से बोल सकते हो। इनफॉर्मल का फायदा क्या है क्लास? फास्ट कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल में गपसप आग की तरह फैल जाती है दोस्तों में बात, सोशल नीड पूरी हो जाती है एम्प्लॉयज की, फीडबैक भी करेक्ट मिलता है, तो जो उसका डीमेरिट था वो इसका मेरिट है। कोऑर्डिनेशन तो क्लास हर जगह आप यूज कर सकते हो, यूनिटी एंड टुगेदरनेस, सीधी सी बात है, फ्रेंडली रिलेशनशिप बनता है तो सबके बीच में यूनिटी रहती है, टुगेदरनेस रहता है, लोग दूसरे को समझते हैं। बट कुछ घाटा भी है, कई बार फॉर्मल में र्यूमर्स फैल जाते हैं, अफवाहें फैल जाती हैं, सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं होता। कई बार फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव रिजल्ट भी आ जाता, इनफॉर्मल में नेगेटिव रिजल्ट भी आ जाता है, जहां पे सिर्फ आप गपशप कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन गोल का ध्यान नहीं दे रहे, तो इट मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। तो ये सारी की सारी क्लास डिसएडवांटेज है, और ये रिपीट हो गया क्लास, तो ये डिसएडवांटेज है क्लास इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। अब हमारा जो ये मेन टॉपिक है दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सीधी सी बात है, एक इंसान कभी सारा का सारा काम नहीं कर सकता, तो उससे क्या करना पड़ेगा? पावर को नीचे लेवल पे डेलीगेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान सारा काम खुद नहीं कर सकता, तो वो कुछ ना कुछ काम नीचे लेवल पे बांट रहा है, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी को नीचे लेवल पे देगा, क्योंकि भाई खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे तो वो ओवर बर्डन फील करेगा, काम कर ही नहीं पाएगा। तो आप जिस इंसान से कुछ काम करा रहे हो उसे कुछ पावर भी दो। दिस डेलीगेशन ऑफ पावर इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आप कुछ ना कुछ नीचे लेवल पे काम बांटोगे और पावर को भी बांटोगे, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन में दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जस्ट आपके ऊपर वाला जो बॉस होता है वो आपको काम देता है, मे बी आप भी नीचे काम किसी को दे सकते हो, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन जब आपने, मान लो ए ने बी को काम दिया और बी बहुत सारे और लोगों को नीचे काम बांट रहा है, बराबर बराबर सबको शेयर कर रहा है पावर को, दिस is called decentralization। इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन के तीन एलिमेंट है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी यानी वर्कलोड, और अकाउंटेबिलिटी आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क, काम पूरा अगर नहीं हुआ तो कौन जवाब देगा। बेटा ध्यान सुनना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नीचे लेवल पे दिया जाता है, अथॉरिटी को नीचे लेवल पे दिया जाता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी हमेशा मैनेजर की रहती है। अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। प्लीज नीचे लिख लो, अकाउंटेबिलिटी को कभी डेलीगेट नहीं किया जा सकता। अगर मेरे बॉस ने मुझे काम दिया, मैंने नीचे वाले को काम दिया, नीचे वाले ने काम पूरा नहीं किया, तो मेरे बॉस को मैं ही आंसर दूंगा। मैं ये नहीं कह सकता यार उससे पूछ लो, मैंने तो उसे दे दिया था, ऐसा नहीं कह सकते। जवाब अभी भी हमारे ऊपर ही होगा, हम क्लास किसी और को नहीं कह सकते कि आप उससे पूछ लो। तो अकाउंटेबिलिटी हमेशा हमारी रहती है। बाकी ध्यान रखना, अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर डेलीगेटेड और अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर रहता है। अब एक कॉन्सेप्ट है सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजर्स कुछ पावर अपने हाथ में होल्ड करके रखते हैं, वो नीचे किसी को शेयर नहीं करते, दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजर कहते हैं भैया देख ये पावर मेरे हाथ में रहेगी, इसके लिए तुम्हें मेरे से पूछना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। और जब पावर को सिस्टमेटिकली, एक वर्ड बोल रहा हूं, सिस्टमेटिकली, इवनली, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी द्वारा सबको शामिल कर दिया जाता है, सबका इन्वॉल्वमेंट लाया जाता है, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। कंपनी को पूरी तरीके से सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, कंपनी को पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, कंपनी को एक मिक्स पॉलिसी अपनानी चाहिए सेंट्रलाइजेशन की और डिसेंट्रलाइजेशन की। इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का इंपोर्टेंस क्या है? इंपोर्टेंस का मतलब बेनिफिट। देखो काम को नीचे लेवल पे बांटते हैं तो सबसे पहला फायदा क्या था? मोटिवेशन टू एम्प्लॉय। सीधी सीधी बात है, आपने नीचे लेवल पे काम को बांटा है, मतलब आप भरोसा करते हो उसके ऊपर और आप उसे अपना काम दे रहे हो, पावर दे रहे हो, तो ही गेट्स मोटिवेटेड। जैसे आपके स्कूल वाले अपना काम आपसे कराते तो आपको लगता है मैं कुछ हूँ तभी मुझे करवा रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, सीधी सी बात है, जब आप अपना रूटीन वर्क एम्प्लॉय को दोगे करने के लिए तो एम्प्लॉय के अंदर भी क्लास कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आएगा, एक मैनेजरल टैलेंट उसके अंदर डेवलप होता चला जाएगा। जैसे कंपाउंडर को एक डॉक्टर की पता होता है डॉक्टर कौन सी दवाई लिखेगा, तो कई बार आप कंपाउंडर से भी इलाज करा सकते हो, वो भी आपका इलाज करा देगा। हालांकि क्लास बड़ी जगह पर रिस्क भी होता है।
वर्कलोड ऑफ मैनेजर, अगर मैनेजर अपना छोटा मोटा काम नीचे लेवल के लोगों से करवा रहा है तो जो उसका वर्कलोड है वो कम होगा। एफिशिएंट इफेक्टिव मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अपने छोटे मोटे काम अगर नीचे लेवल के लोगों से करवा ले रहा है, यानी कि अपने सबऑर्डिनेट से करवा रहा है, तो क्लास उसके पास अच्छा खासा टाइम बचेगा इंपॉर्टेंट मैटर्स पे, जो जरूरी चीजें हैं उन पे ध्यान देने के लिए। फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में भी ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। कहने का मतलब क्या है कि भैया देखो, मैनेजर का भला हो रहा है, इससे एम्प्लॉय का भला हो रहा है, दोनों का भला हो रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप करेगा और क्लास तालमेल अच्छा बनेगा सब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। स्टाफिंग चैप्टर नाम से ही समझ आ रहा होगा, यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय को हायर करने की बात कर रहे हैं। बट एक बात ध्यान रखना क्लास, स्टाफिंग के अंदर सिर्फ एम्प्लॉय को भर्ती नहीं किया जाता, उनका पूरा टेक केयर किया जाता है क्लास, उन लोगों को प्रमोशन, बहुत सारी चीजें, उनसे रिलेटेड सारी चीजें क्लास यहाँ पे की जाती हैं। सो स्टाफिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का इन्वॉल्वमेंट आता है। स्टाफिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम। सही इंसान को सही जगह पे सही समय पे जो सही काम कर सके, जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो, उसको हायर करना ही स्टाफिंग कहलाता है। सो ध्यान रखना क्लास, इट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट व्हिच मेक श्योर दैट योर असेट, ध्यान रखना, एम्प्लॉयज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट असेट है, तो जब वो कंपनी से जाए तो अगले दिन खुशी खुशी वापस आए, इस चीज को इंश्योर करना स्टाफिंग का काम है। स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, तो फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन बाय कॉम्पिटिटिव पर्सनल, यानी कि जो वैकेंट जॉब पोजीशन है, जो जॉब पोजीशन खाली है, उसको फिल करें क्लास किसी कॉम्पिटिटिव बंदे से, जो क्लास वहां पे आके क्लास कॉम्पिटिशन में काम कर सके। प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब, सही इंसान को सही जॉब पे लगाना स्टाफिंग का मेन बेनिफिट होगा। स्टाफिंग से बेनिफिट ये होगा क्लास की ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि ओवर यूटिलाइजेशन भी नहीं होगा ह्यूमन रिसोर्सेज का, ना ही अंडर यूटिलाइजेशन। आपके पास ऐसा नहीं कि 4 एम्प्लॉय की जरूरत है 2 ही हैं, या 4 एम्प्लॉय की जरूरत है और 6 हैं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी। हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग, जब भी क्लास आप नया मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप कॉम्पीट करना चाहते हो ना, तो रिसोर्सेस जो ह्यूमन रिसोर्स है आप उससे ही कॉम्पीट कर सकते हो। कहने का मेरा सिंपल सा सेंस ये है कि जो इन्फोसिस के पास असेट है वही विप्रो के पास भी है, वही इन्फोएज के पास भी है, वही एचसीएल के पास भी है। लेकिन एक कंपनी दूसरी कंपनी से आगे कैसे निकलती है? अपने एम्प्लॉयज के दम पे। बिकॉज जो एम्प्लॉयज तुम्हारे पास है वो ईमानदार, वो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय, वो डेडिकेटेड तरीके से काम करने वाला एम्प्लॉय, उसकी कॉपी कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकता। तो आप किसी और से कॉम्पिटिशन में आगे तभी निकल सकते हो जब आपका ह्यूमन रिसोर्सेस अच्छा है। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ अगर करना है तो अच्छे एम्प्लॉयज की वजह से ही होगा। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर, इसके अंदर हम ट्रेनिंग देते हैं, वर्कर्स का डेवलपमेंट करते हैं, उसको सिखाते हैं चीजों को, तो वर्कर्स का डेवलपमेंट होता है। स्टाफिंग का मतलब ये नहीं है सिर्फ भर्ती कर लिया, उसको ट्रेनिंग देना भी स्टाफिंग का ही हिस्सा है, जिससे ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होता है। स्टाफिंग इज द की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने वाले लोग होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, और उन्हीं ह्यूमन रिसोर्स को यहाँ पे हायर किया जाता है। यानी स्टाफिंग फंक्शन में अगर आपने अच्छे इंसान को ले लिया तो वो स्टाफिंग भी अच्छे से हो जाएगा, डायरेक्टिंग भी, कंट्रोलिंग भी, प्लानिंग भी, ऑर्गेनाइजिंग भी, सारे। तो स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जो अच्छा है तो बाकी सारे मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो भी अच्छे ही होंगे। स्टाफिंग से बड़ा एक चीज होता है, स्टाफिंग से बड़ा, जिसको बोलते हैं एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ एचआरएम। ये पूरा का पूरा अगर एचआरएम है तो इसका छोटा सा हिस्सा जो है वो स्टाफिंग है। तो एचआरएम के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। इट डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एम्प्लॉयज इन अ कंपनी एंड इट इन्वॉल्व हायरिंग, इसके अंदर हायरिंग भी आता है, ट्रेनिंग भी आता है, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। सो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, उसके कॉम्पनसेशन, उसके बेनिफिट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट ओरिएंटेशन, कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस, करियर डेवलपमेंट, ये सारी की सारी चीजें क्लास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू स्टाफिंग। यहां पे हम ये बाकी सारी चीजों को भी कवर कर रहे होते हैं। अब बात करें स्टाफिंग प्रोसेस की, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, ये करके सारे पॉइंट समझना। स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहला है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आपको देखना है कि कितने लोगों की आपको जरूरत है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, टाइप ऑफ एम्प्लॉय, किस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत आपको है, उनके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सारी चीजें का एक एस्टिमेटम लगाना, एक अंदाजा बना लेना पेपर पे भी, हमें इतने एम्प्लॉय की जरूरत है, उनमें ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसको बोलते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब हम न्यूज़पेपर
पेपर में एक ऐड डालेंगे कि हमारी कंपनी वर्कर को हायर कर रही है। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम लोग इतना अच्छा ऑफर देने की बात करते हैं, जहां पे वर्कर इंड्यूस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, और हमारे पास एक वाइडर चॉइस होता है इतने सारे लोगों में से सबसे बेस्ट एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर सके, सबसे बेस्ट लोगों को सिलेक्ट कर सके। तीसरा है सिलेक्शन। सिलेक्शन को रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होता है, इसके अंदर रिजेक्शन ज़्यादा होता है, सिलेक्शन कम। सिलेक्शन का मतलब छटनी, बहुत सारे जो एप्लीकेशंस आई हैं उनमें से कुछ ही लोग, लाइक 10,000 की एप्लीकेशन आई है तो उसमें से क्लास 10 लोगों को, 5 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। जैसे ही वो सिलेक्ट किया जाता है उसको जगह दिखा दी जाती है, उसकी कुर्सी ऑफर की जाती है। दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट, और उसे सब लोगों से मिलवाया जाता है। दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन और इंडक्शन या ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब उस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से, उस नए एम्प्लॉयज़ को अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से मिलवाया जाता है, सो दैट वो क्विकली सेटल हो सके, ऑर्गेनाइजेशन की रूल रेगुलेशन समझ सके और क्लास फ्रीली काम कर सके। फिर हम वर्कर की ट्रेनिंग करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। ट्रेनिंग का मतलब क्लास उसको सिखाते हैं चीज़ों को, और डेवलपमेंट मतलब वर्कर का खुद का भी डेवलपमेंट करते हैं, प्रमोशन वगैरह देते हैं, सो दैट आगे चल के वो क्लास अपनी खुद की लाइफ को भी सिक्योर कर सके। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट तैयार किया जाता है जिसके अंदर वर्कर का परफॉर्मेंस का पूरा डाटा लिखा जाता है, कब अच्छा काम किया, कब अच्छा काम नहीं किया, कब गोल्स अचीव किए, कब टारगेट अचीव नहीं किए, सो दैट जब हम उसका प्रमोशन करेंगे तो उस सिचुएशन में ये चीज़ें काम आएंगी। फिर हम उसका प्रमोशन करते हैं, उसके करियर की प्लानिंग करते हैं, देन क्लास उसको कॉम्पनसेशन देते हैं। कॉम्पनसेशन टाइम बेस भी हो सकता है क्लास, या क्लास एक टाइम के बेसिस पे या टारगेट के बेसिस पे भी दिया जा सकता है कि हाँ आपने इतना टारगेट अचीव किया तो आपको इतना पैसा मिलेगा, या आपने हर महीने काम किया तो हर महीने टाइम बेसिस पे आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। ये 8 के 8 पॉइंट हैं क्लास स्टाफिंग प्रोसेस के, जो आपको याद रखना है इस चैप्टर में। स्टाफिंग के 3 एलिमेंट है क्लास, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। ये तीनों चीजें क्लास आपको पढ़नी है। देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सबसे पहले बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई मोर फॉर द जॉब। लोगों को इंड्यूस करो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। अब हम नए वर्कर को कंपनी के अंदर से भी ले सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कंपनी के बाहर से भी ले सकते हैं। जब हम नए एम्प्लॉयज़ को कंपनी के अंदर से ही ले लेते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स। जब हम इसे बाहर से लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर हम इंटरनल सोर्स से ले तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, पहला है ट्रांसफर, दूसरा है प्रमोशन। ध्यान रखना, इंटरनल सोर्स के 2 ऑप्शन है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब है हॉरिजॉन्टल, यानी कि पहले मैं यहाँ क्लर्क था, वहाँ भी जाके दूसरी जगह पे जाके मैं क्लर्क ही हूँ, दूसरे डिपार्टमेंट में मेरी कोई ओहदा नहीं बढ़ा, कोई सैलरी नहीं बढ़ी, सब सेम है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। प्रमोशन का मतलब क्या है? पहले मैं जूनियर था, अब मैं सीनियर हो गया, यानी क्लास मेरा प्रमोशन हो गया। पहले मैं अकाउंटेंट था, अब सीनियर अकाउंटेंट हो गया, तो मेरा प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ जाएगी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें बढ़ जाएगी। कंपनी के अंदर से लोगों को लेने के यही 2 तरीके हैं, ट्रांसफर और प्रमोशन। अब अगर कंपनी के अंदर से वर्कर को उठाते हो तो बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहली बात, मैनेजर को टैलेंट का पता रहता है, तो वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से भरोसा कर सकता है, उनके टैलेंट का उसको पता है। दूसरी बात, महंगा नहीं, सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई ऐड नहीं छापना, आपको कंपनी के अंदर से वर्कर उठाना है, फास्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ट्रेनिंग पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी वो समझा हुआ है, आपकी कंपनी में काम करा हुआ है, ट्रेनिंग पे बहुत खर्चा नहीं करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेशन मिलेगा, भाई देख इसका प्रमोशन हो गया तो मेरा भी हो सकता है, मेरे दोस्त का हो गया तो मेरा भी कल को हो जाएगा, मेहनत करूंगा तो। दूसरी बात, परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगा, वर्कर छोड़ के नहीं जाएगा, लंबे समय तक आपके साथ टिक के काम करेगा, वो फैमिलियर है रूल रेगुलेशन से। और अगर किसी डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हैं तो उसे क्लास हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं। ये फ़ायदा है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। बट अगर हम वर्कर को बाहर से लेते हैं तो उसका भी क्लास अपना फ़ायदा है, बट अंदर से लेते हैं तो कुछ घाटा भी है। कोई नया टैलेंट, फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा इसके अंदर, आपके पास चॉइस लिमिटेड है। तुम्हारी कंपनी के अंदर जितने लोग हैं तुम्हें उसी में से किसी को ऊपर भेजना पड़ेगा या ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र करोगे तो क्लास वर्कर छोड़ के चले जाएंगे, और क्लास कोई नई कंपनी है तो उनके लिए ट्रांसफर करना, प्रमोशन करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नए एम्प्लॉय में तो, नई कंपनी में तो कोई एम्प्लॉय होगा ही नहीं, तो आपको पहली बार तो बाहर से ही लेना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है क्लास कि आपके दोस्त का प्रमोशन हो जाता है तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इसका क्यों हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं अच्छे से काम कर रहा था, इसके डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर आप वर्कर को बाहर से लेके आते हो, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो उसके भी अपने फायदे हैं। सबसे पहले फ्रेश टैलेंट आपके पास आएगा, बहुत बड़ा चॉइस है, कितने भी पूरे दुनिया के लोगों में से आप सबसे बेस्ट एम्प्लॉयज़ को ले सकते हो। दूसरी बात क्लास, यहाँ पे क्वालिफाइड और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनकी नॉलेज जिनके पास होती है, आप उन वर्कर्स को इसके अंदर हायर कर सकते हो। कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आप उन एम्प्लॉयज़ को ले सकते हो जिनके पास आजकल की टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, आजकल का पता है उनको। और जब बाहर से कोई भी इंसान काम करने आता है तो अंदर के जो लोग होते हैं
उनके बीच आगे निकलने की कंपटीशन बन जाती है, होड़ बन जाता है कि देख ये बाहर से आया है, कहीं ये हमसे अच्छा परफॉर्म ना कर दे, हम यहाँ काम करते हैं हम और अच्छे से करेंगे। कुछ घाटा भी है इसका, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का दिल टूट जाता है, मोरल डाउन हो जाता है उनका कि बाहर से ले लिया मुझे नहीं लिया, बहुत महंगा पड़ता है क्लास ये। कई बार नया एम्प्लॉय टिक नहीं पाता, कंपनी रूल रेगुलेशन नहीं समझ पाता, छोड़ जाता है, समय बहुत लगता है क्लासेस के अंदर बाहर से लेने में, और दूसरी बात बहुत खर्चा करना पड़ता है उसकी ट्रेनिंग में, और क्लास उसको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाने में, ओरिएंटेशन में भी काफ़ी खर्चा होता है। अगर हम मेथड की बात करें, बाहर से अगर हम वर्कर को लेते हैं, सबसे पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती, सीधे गेट के बाहर एक पोस्टर लगा देते हैं क्लास, जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना क्लास, अनएजुकेटेड लोग, उनके लिए पोस्टर लगा देते हैं क्लास। वो पोस्टर को पढ़ के, मतलब कोई क्लर्क है, इलेक्ट्रिशियन है, इसके लिए हम लोग पोस्टर लगा देते हैं, वो पढ़ के कंपनी के अंदर आ जाता है, हम उसको जॉब पे रख लेते हैं। इंटरनल के 2 थे, ट्रांसफर और प्रमोशन। एक्सटर्नल के बहुत सारे हैं। एक्सटर्नल के अंदर कैजुअल कॉलर है। होता क्या है कि मान लो 1000 एप्लीकेशंस आ गए हमारे पास, जिसमें से 10 को सिलेक्ट किया हमने, तो बाकी जो 990 सिलेक्ट नहीं किया, उनमें से जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट होगा हम उसको बुला लेंगे। दिस इज कॉल्ड कैजुअल कॉलर, यानी कि जो रेज्यूमे लोग सबमिट करके गए थे, जिनका रह गया, हम उनसे बुला लेंगे। एडवर्टाइजिंग बहुत अलग अलग तरीके से क्लास एडवर्टाइजिंग करेंगे क्लास, न्यूज़ में, मीडिया में, हर जगह पेपर पे हम लोग ऐड लगा के देंगे, सो दैट लोग देखें और ऐड के लिए बाहर से हमारे पास कंपनी में आके अप्लाई करें ऐड देख के। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बूथ बने होते हैं, जो बेसिकली क्लास क्या होता है, डेटा रखते हैं क्लास एम्प्लॉयज़ का, और जहाँ सरप्लस एम्प्लॉयज़ है वहाँ से निकाल के जहाँ एम्प्लॉय की डेफिशिएंसी है वहाँ पे लगवा देते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का ही मेथड है। कैंपस प्लेसमेंट आपने मूवीज़ ज़रूर देखी होगी, 3 इडियट, उसके अंदर क्या होता है, कॉलेजेस के अंदर आप जब फाइनल ईयर में रहते हो तो कुछ रिक्रूटर आते हैं क्लास और आपसे इंटरव्यू लेके आपकी नौकरी को पक्की कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड कैंपस रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है क्लास प्लेसमेंट एजेंसीज। अब ये थोड़ा सा पैसा लेते हैं और आपकी नौकरी लगवा देते हैं। ये प्लेसमेंट एजेंसीज हैं क्लास, ये आपसे पैसे लेके आपकी नौकरी लगवा देंगे। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। कई बार हम अपने प्रेजेंट एम्प्लॉय से पूछ लेते हैं, भाई तेरी नज़र में कोई अच्छा बंदा है काम करने लायक, वो बता देता है और हम बाहर से कंपनी में उसको हायर कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। और लास्ट है क्लास जो अनएजुकेटेड लोग हैं उन सबके लिए जब बल्क में काम होता है, जब बहुत सारी लेबर की जरूरत पड़ती है, तब हम याद करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को। ठेकेदार इन सारे लेबर को इकट्ठा करता है, लाता है, तुम्हारा काम कर देता है, तुम उसको पैसे देते हो, वो थोड़े कमीशन काट के सारी चीज़ अपने पास कमीशन काट के सारा का सारा पैसा लेबर्स को दे देता है। रूरल एरिया से, गाँव से इकट्ठा लेबर लेके आता है ठेकेदार। टीवी पे जो ऐड आता है उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, और ये भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का ही एक मेथड है। और लास्ट है वेब पब्लिशिंग, इंटरनेट पे जॉब, नौकरी.com, लिंक्डइन पे, ठीक है, और नौकरी.com पे, इसके अलावा गूगल जॉब्स पे, जहां हम ऐड पोस्ट करते हैं और वहां से हम लोग जॉब पा लेते हैं। दिस इज कॉल्ड वेब पब्लिशिंग। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन करने का बहुत लंबा प्रोसेस। सबसे पहला होता है इसके अंदर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है क्लास, कि एम्प्लॉय से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछना है, नाम, पता, एड्रेस, ठीक है, नाम एड्रेस हो गया, वे जो उनका बेसिकली मतलब कि शादीशुदा है या मैरिड अनमैरिड हो गया, कहाँ से पढ़ाई की है, 10th 12th कहाँ से की है, ग्रेजुएशन कहाँ से की है, ये सारी चीज़ें क्लास एक बेसिक क्वेश्चन पूछना। और यही एक फिल्टर है जहाँ पे अगर 10,000 की एप्लीकेशन आई है तो उसमें से 9,000 लोग यहीं छट जाते हैं। मतलब ये इसलिए किया जाता था कि जो लोग इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है और फिर भी आ गए हैं, उनको यहीं पे निकाल दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। दूसरा होता है सिलेक्शन टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट किया जाता है जो कि रिटर्न होता है, जिसके अंदर आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट किया जाता है, जिसके अंदर आपका इंटेलिजेंस लेवल का टेस्ट किया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, और इसके अलावा इंटरेस्ट टेस्ट किया जाता है। ये सब टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि जान सके कि भाई आपकी कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटी क्या है, कि आप काम कर सकते हो कि नहीं। तीसरा है इंटरव्यू। एक राउंड टेबल पे क्लास बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे होंगे, जहाँ पे आप भी क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछ सकते हो, कोई डाउट अगर आपको है। बाकी वो सब लोग अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर देना होगा। दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपके पास 2 रेफरेंस और बैकग्राउंड मांगा जाता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। 2 रेफरेंस दो लोगों का नाम बताओ जिनको आप जानते हो, जो आपके लिए कल को कुछ आपके बारे में पूछना हो तो उनसे हम लोग पूछ सकते हैं, रेटिंग ले सकते हैं। फिर यहाँ पे जाके आके सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है कि आपको सिलेक्ट करना है या नहीं करना। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, आपको फिर जॉब ऑफर दिया जाता है, और लास्ट में क्लास आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज करते हो सिग्नेचर करके। दिस ऑल आर दीज, ये सारे के सारे पॉइंट्स इसी तरीके से पेपर में लिखोगे। ये है सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट बात करें, जो टेस्ट होता है सिलेक्शन टेस्ट, इसके अंदर आईक्यू लेवल के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट है, आपकी पोटेंशियल ऑफ लर्निंग क्या है, दिस इज कॉल्ड क्लास एप्टीट्यूड टेस्ट, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव लोग हो, सब चीज़ के लिए तैयार रहते हो लड़ने के लिए, कंपटीशन में हाँ करते हो या काम से बचते हो, व्यापार की कितनी नॉलेज है, ट्रेड टेस्ट, और किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है। ये 5 टेस्ट जो है ये सिलेक्शन टेस्ट का ही पार्ट है।
अब लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वर्कर को जब आपने सिलेक्ट कर लिया, उसकी भर्ती हो गई, तो उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। बिना ट्रेनिंग के वर्कर काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग देते हो तो वर्कर मोटिवेटेड फील करेगा, आपका नुकसान नहीं करेगा, रिसोर्सेज समय बचाएगा आपके लिए, और क्लास ट्रेनिंग देने से क्लास उसको जान जाएगा किसी भी काम को कैसे करना है प्रैक्टिकल लाइफ में। अब ट्रेनिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बेनिफिट ट्रेनिंग का, रिड्यूस लर्निंग टाइम। एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय हमेशा कम समय लेता है एज कंपेयर टू अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। एटीट्यूड फॉर्मेशन, जब आप ट्रेनिंग लेते हो तो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड अंदर से डेवलप हो जाता है, परफॉर्मेंस आपकी बेटर हो जाती है। कोई भी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स है, छुट्टियां मारना, कंपनी के रिसोर्सेज को प्राइवेट यूज के लिए यूज करना, घर ले जाना, तोड़फोड़ करना, काम ना करना, काम चोरी करना, कंपनी के जो सीक्रेसी है किसी और को बताना, ये सारी प्रॉब्लम क्लास सॉल्व हो जाती है। इवन रिड्यूस लेबर टर्नओवर। अगर ट्रेंड एम्प्लॉय है तो वो छोड़ के नहीं जाएगा, लॉन्ग टर्म तक काम करेगा। वर्कर को ट्रेनिंग दो सो दैट वो टिका भी रहे। मैनेजिंग मैन पावर नीड, कहीं पे अगर ज़्यादा वर्कर है, ठीक है, आपको किसी दूसरी जगह उसे भेजना है, उसकी ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग दे के सिखा दो, दूसरी जगह भेज दो, वो काम कर लेगा, आपको अलग से लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी या लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई भी चेंजेस अगर आता है मार्केट में तो उसको ट्रेनिंग दो सो दैट वो उस चेंजेस को अडॉप्ट कर सके, यानी हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस। ये सारे के सारे हैं बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग। अब बात करें क्लास बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को भी ट्रेनिंग डेवलपमेंट से फायदा होता है। अगर हम वर्कर को ट्रेनिंग देते हैं तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को फायदा नहीं होगा, एम्प्लॉइज को भी फायदा होगा। क्या? सबसे पहली बात, उसके स्किल्स इंप्रूव होंगे, उसको फ्यूचर में बेटर करियर ऑप्शन मिलेगा। ट्रेंड एम्प्लॉइज कैन अर्न मोर, पैसा ज्यादा कमा सकता है। वर्कर सेटिस्फाई रहेगा, उसका मोरल जो है वो डेवलप होगा, उसकी जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी कि भैया अब तो मैं सब कुछ सीख चुका हूं तो मुझे कंपनी क्यों ही निकालेगी। और क्लास अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो काम अच्छा करोगे तो आपके प्रमोशन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रेनिंग के दो मेथड हैं क्लास, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब का मतलब क्या है? जॉब छोड़ दो भैया, पहले ट्रेनिंग करो फिर जॉब करना। ऑन द जॉब मतलब ट्रेनिंग भी करते रहो, साथ में जॉब भी करते रहो, और साइड बाय साइड आधा एक घंटा ट्रेनिंग भी करते रहो। तो ऑन द जॉब में जॉब के साथ ट्रेनिंग होती है, ऑफ द जॉब में जॉब के बाद ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद जॉब होती है। कॉमन एंड पॉपुलर मेथड अंडर ऑन द जॉब मेथड, देखो यार ऑन द जॉब में क्योंकि आप काम के साथ साथ ट्रेनिंग ले रहे हो तो सबसे पहला प्रोग्राम इसके अंदर होता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होता है? पहले मास्टर परफॉर्म करेगा, वर्कर ऑब्जर्व करेगा, फिर वर्कर परफॉर्म करेगा, मास्टर ऑब्जर्व करेगा कि काम सही से किया है कि नहीं। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ठीक है, ये सारे लोग जो काम करते हैं उन ट्रेनिंग सिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। देख भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, फिर वो देखता है, फिर वो खुद परफॉर्म करता है, उसका जो मास्टर है वो देखता है भाई सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज कवर अंडर ऑन द जॉब मेथड। इंटर्नशिप, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी करोगे 3 साल की अप्रॉक्सीमेटली इंटर्नशिप होती है उसके अंदर। अब रूल चेंज हो गए, टाइम को कम कर दिया गया है। तो इसके अंदर क्या होता है क्लास, आप जो है वो साथ रहोगे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के और उसका काम करते रहोगे, सीखते रहोगे प्रैक्टिकली काम करते करते। जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे तब आपको सीख डिग्री मिलेगी। डॉक्टर, एडवोकेट, इन सबको क्लास ट्रेनिंग पे जाना पड़ता है, इसको बोलते हैं इंटर्नशिप। इस टाइम आपको थोड़ा बहुत कुछ पैसा भी मिलता है जिसको सैलरी नहीं बोलते, जिसको बोलते हैं स्टाइपेंड, जो कि बहुत कम होता है। स्टाइपेंड आपको मिलता है, आपके आने जाने का खर्चा ही निकलता है बस उससे, और कुछ नहीं। दिस इज कॉल्ड इंटर्नशिप, ये भी आपका ऑन द जॉब का ही है। नेक्स्ट है क्लास इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग में सबके साथ मिला के बैठाया जाता है, आपको आपसे बातचीत की जाती है, आपकी जान पहचान कराई जाती है। कई बार पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर दी जाती है एक नए एम्प्लॉइज के लिए कि देखो यार इतना बड़ा एम्प्लॉय आ गया हमारे पास और ये हम सबसे मिलवाना, बातचीत करना, उसको अच्छा फील होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा क्विकली। इसके लिए क्लास क्या होता है? इंडक्शन ट्रेनिंग। अगर मैं ऑफ द जॉब की बात करूं, यहाँ पे जॉब को बंद करके ट्रेनिंग दी जाती है, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और यही है जो कि है वेस्टिब्यूल स्कूल। वेस्टिब्यूल स्कूल का मतलब क्या है? एक डमी मॉडल तैयार किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का और फिर ट्रेनिंग दी जाती है। अब हवाई जहाज उड़ाने के लिए आप डायरेक्टली किसी हवाई जहाज पे तो बिठा नहीं दोगे ना पायलट को, पहले उसे डमी जहाज में बिठाया जाएगा, उस पर सीख जाएगा, कंपनी के सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, हैवी मशीनरी, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, ये लाइन आती लिखी हुई, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी अगर होगी तो उसके लिए क्लास होगा वेस्टिब्यूल स्कूल, यानी डमी मॉडल ऑर्गेनाइजेशन का तैयार किया जाएगा, वहां वर्कर काम करेगा, वहां सीख जाएगा तो आगे काम करेगा। दिस इज कॉल्ड ऑफ द जॉब मेथड ट्रेनिंग। डायरेक्टिंग क्या है? टेलिंग पीपल, लोगों को बताना। क्या बताना क्लास? व्हाट टू डू, क्या करना है, और साथ में सिर्फ बताना नहीं है, ये भी देखना है कि वर्कर अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक डायरेक्टिंग फंक्शन नहीं आता। डायरेक्टिंग के फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फीचर है इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग हमेशा काम को इनिशिएट करता है, काम को स्टार्ट करता है। दूसरी बात, ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है, एक काम स्टार्ट होता है, पूरा होने के बाद दूसरा काम होता है, उसे पूरा करने के बाद तीसरा
तीसरा काम करते हैं और ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। डायरेक्टिंग परवेसिव है, सारे फंक्शन सेम है जो प्लानिंग में पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा, कंट्रोलिंग पढ़ेंगे और मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा। ये परवेसिव है, चाहे छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, टॉप लेवल मैनेजर हो, लोअर लेवल मैनेजर हो, हर कोई एक दूसरे को डायरेक्ट करता है। मैं भी आपको समझाता हूँ, मुझे भी कोई समझाता है, आप भी किसी को डायरेक्ट करते होंगे, गाइड करते होंगे, चाहे प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, हर जगह डायरेक्टिंग चलता है। ये एक यूनिवर्सल फेनोमेनन है। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग जो है आमतौर पे ऊपर से नीचे आता है, मतलब मेरा जो बॉस है मुझे डायरेक्ट करेगा, ठीक है, और मैं जिसका बॉस हूँ मैं उसे डायरेक्ट करूंगा। डायरेक्टिंग का जो काम है वो ऊपर से नीचे आता है, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, क्योंकि यहाँ पे काम चलता है, यहाँ पे काम शुरू होता है, तो ये सीधा सीधा परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। और ये ह्यूमन एलिमेंट है, क्योंकि इसमें ह्यूमंस का जो है, इंसानों का इंगेजमेंट है। ऑब्वियसली राइटिंग काम जो करते हैं ह्यूमन एलिमेंट है, ह्यूमन लोग करते हैं। नेक्स्ट, इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अगर मैं डायरेक्टिंग के इंपोर्टेंस की बात करूं, बेनिफिट की बात करूं, सबसे पहला बेनिफिट है हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। किसी भी काम को शुरू करने के लिए ये मदद करता है। अगर आपको वर्कर से काम शुरू करवाना है तो उसे डायरेक्ट करना पड़ेगा, उसे दिशा देनी पड़ेगी। टू इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट, बहुत सारे अलग अलग एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अलग अलग कैटेगरी से आते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन अलग अलग रहती है, उनका वर्कलोड, वर्क प्रेशर, अथॉरिटी अलग अलग रहता है। तो इसमें कहीं सब स्कैटर्ड ना हो जाए, सबको एक दिशा में ले जाने के लिए, सबका ईगो खत्म करने के लिए, सब लोग ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, एक ही पेड़ की अलग अलग टहनी है, ये समझाने के लिए डायरेक्टिंग क्या करता है, सबको एक दिशा में लेके चलता है, यानी कि इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है एम्प्लॉयज के एफर्ट को। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, डायरेक्टिंग के अंदर सिर्फ वर्कर को गाइडेंस नहीं दिया जाता, डायरेक्शन नहीं दिया जाता, उनको मोटिवेट भी किया जाता है, उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं, जो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। सो ये मीन्स ऑफ मोटिवेशन भी है। हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस, जनरली कोई भी अगर चेंजेस मार्केट के अंदर आता है, किसी भी टाइप का चेंज, अगर एनवायरमेंटल चेंज होता है तो वर्कर जनरली हेजिटेट करते हैं उस चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए। इस सिचुएशन में डायरेक्टिंग हेल्प करता है ताकि लोग उस चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने कहा कि हर कोई अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है, अलग अलग काम है, अलग अलग अथॉरिटी है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के पास है, तो कहीं ना कहीं क्लास ऐसा आता है, कोई किसी को ऊपर समझने लग जाता है, सुपीरियर समझने लग जाता है, किसी को नीचे दिखाने लग जाता है। डायरेक्टिंग ये काम करता है स्टेबिलिटी लाने का, कि हाँ यार सब बराबर है, सभी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट हैं, जिसमें से हमें सुपरविजन पढ़ना नहीं है। सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। अब हम बात करेंगे मोटिवेशन की, क्योंकि सुपरविजन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मतलब क्लास लोगों को स्टिमुलेट करना, इंड्यूस करना, सो दैट वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करे। हर किसी इंसान के अंदर एक एबिलिटी होती है, लेकिन जब वो उसे मोटिवेट करते हैं तो वो उससे भी बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। अगर मैं आपको अच्छे से मोटिवेट कर दूं, या आप किसी की मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, उसके बाद आप 1-2 घंटा एक्स्ट्रा बैठ के पढ़ने को तैयार हो जाते हो, जैसे वो मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है, आपका मोरल डाउन हो जाता है, आप पढ़ना बंद कर देते हो। तो मोटिवेशन क्या करता है क्लास, अंदर से आपको झिझोड़ देता है, सो दैट अपनी बेस्ट एबिलिटी से आप परफॉर्म कर सको। अगर मैं बात करूं मोटिवेशन के फीचर्स की, तो सबसे पहली बात है गोल ओरिएंटेड है। किसी इंसान को मोटिवेशन तभी दिया जा सकता है जब कोई उसका गोल हो, उसे अचीव करने के लिए ही वो क्या होगा, मोटिवेट होगा। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं क्यों इतना मोटिवेटेड हूं, सिलेबस सबसे पहले खत्म करके वन शॉट लेके आना, रिवीजन सीरीज कराना, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, इतने डेली बेसिस पे वीडियो लेके आना, क्योंकि मेरा एक मोटिवेशन है कि कॉमर्स के एक एक बच्चे तक मुझे पहुंचना है, उसकी दिक्कत समस्याओं को दूर करनी है। ये मेरा मोटिवेशन है, मेरे अंदर की आग है। जब तक मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंचूंगा कि बच्चे बिल्कुल फ्री होने लगे, हाँ कॉमर्स मतलब अच्छे से उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई, तब तक मैं काम करूंगा। ये मेरा मोटिवेशन है। इसी तरीके से आपका भी अपना मोटिवेशन हो सकता है, जो इंटरनल फीलिंग है, अंदर से आती है। मुझे कोई कह नहीं सकता कि तू ये चीज़ कर, मेरे अंदर से आएगी, तभी मोटिवेटेड लॉन्ग टर्म तक रहूंगा। अदरवाइज आप किसी और के देख के करोगे तो लंबे समय तक मोटिवेट नहीं रह पाओगे। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मेरे घर वाले मुझे बोलें कि तेरे को घर से निकाल देंगे अगर तू पास नहीं हुआ, तो भैया ये नेगेटिव मोटिवेशन है, पर मैं काम करूंगा। कई बार नेगेटिव मोटिवेशन भी काम आ जाता है। अगर मेरे पीछे शेर पड़ जाएगा तो शायद मैं हुसैन बुलेट से भी तेज भागने लगूं, अगर शेर पड़ेगा तो जान बचाने चक्कर में। तो ये कई बार नेगेटिव मोटिवेशन भी काम आ जाता है। पॉजिटिव मोटिवेशन, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर आप अच्छा काम करते हो तो ये भी मोटिवेशन है। फायर कर दिया जाएगा कंपनी से अगर खराब काम करते हो, तो अच्छा काम नहीं करते, ये भी मोटिवेशन है। ये कॉम्प्लेक्स है, इसे ईजिली समझा नहीं जा सकता, क्लास बहुत उलझा हुआ है और हर किसी के बस की बात नहीं। मोटिवेट रहना और मोटिवेट करना, कंटिन्यूअस एक काम अचीव कर लोगे, फिर दूसरे काम के लिए मोटिवेशन आएगा, उसे खत्म करोगे फिर तीसरे काम के लिए। और ये मोटिवेशन जो है ना, ये एम्प्लॉय की नीड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। हर किसी इंसान को एक तरीके से मोटिवेट नहीं किया जा सकता, हर किसी इंसान की नीड अलग है, तो उसको मोटिवेट करने का तरीका भी अलग अलग होगा। ये था फीचर ऑफ मोटिवेशन।
अब इस मोटिवेशन के लिए मैस्लो ने एक नीड हायरार्की थ्योरी दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चांस है एग्जामिनेशन में मैस्लो के नीड हायरार्की थ्योरी आने के। नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहता है कि आप वर्कर्स की नीड को समझो, किसी की बिना नीड को समझे आप उसे मोटिवेट नहीं कर सकते। अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हो तो उसकी नीड को पकड़ो, उसकी नीड क्या है, उसकी वांट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे मोटिवेट करो। मैस्लो ने क्लास इस तरीके से 5 नीड दी हैं, आप लाइन बाय लाइन इन नीड्स को पूरा करते चलो। सबसे पहला नीड है क्लास फिजियोलॉजिकल नीड। किसी भी इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। और ये कैसे किया जा सकता है? पूरा फाइनेंशियल इंसेंटिव से, पैसा देकर। वो गरीब है, भूखा है, उसे भाषण मत दो, उसे खाना दो। दूसरी बात क्या है? सेफ्टी। इंसान चाहता है आज मुझे रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, लेकिन मुझे नियर फ्यूचर में भी क्या रोटी कपड़ा मकान मिल पाएगा? क्या मेरी बेसिक नीड्स फ्यूचर में पूरी हो पाएंगी? फिजिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आता है सेफ्टी नीड्स के अंदर। सोशल नीड्स, जब इंसान पैसा कमा लेता है, जॉब सिक्योर हो जाती है, तो वो सोचता है फ्रेंडशिप, ग्रुप मेंबरशिप या नेचुरल लव, अफेक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें। एक तरीके से वो सोशली सबसे कनेक्ट होना चाहता है। उसके बाद जो नीड आती है, एम्प्लॉय की नीड लाइन बाय लाइन पूरी करो। सारी नीड पूरी कर दोगे, एम्प्लॉय के पास मोटिवेशन का कोई कारण नहीं बचेगा। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें क्यों मोटिवेशन चाहिए फिर? स्टीम नीड का मतलब क्या है? रेस्पेक्ट, रिकग्निशन, पीयर रिकग्निशन, ये सब चीज़ें क्लास आती है स्टीम नीड के अंदर। सेल्फ फुलमेंट या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, इंसान जो बनना चाहता है, एक शहीद होना चाहता है जवान हमेशा देश के लिए, उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। जो आप बनना चाहते हो, व्हाटएवर यू वांट टू बी, अगर आप वो बन जाते हो तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है। उसके बाद आपको मोटिवेट करना आसान नहीं है क्योंकि आपने सब कुछ पा लिया है। अब मोटिवेशन के लिए क्लास कुछ इंसेंटिव्स है। इट मे बी फाइनेंशियल इंसेंटिव, इट मे बी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब जब आपको इंसेंटिव पैसों में मिल रहा हो और उस इंसेंटिव को पाने के चक्कर में आप और अच्छा काम करो, आप मोटिवेटेड रहो, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव। बेसिकली जो लोअर लेवल के वर्कर्स होते हैं ना, उनको मोटिवेट करने के लिए सबसे बड़ा इंसेंटिव क्या है? पैसा। उनको अवार्ड रखो क्लास, वो आराम से काम करेंगे। तो कौन कौन से कॉमन टाइप है फाइनेंशियल इंसेंटिव के? सबसे पहला है पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस मतलब क्या है? सैलरी के साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप उनको अगर देते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पे एंड अलाउंसेस। लाइक उसके हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, ऐसे बहुत सारे मेडिकल अलाउंसेस हो गया, या फिर आप उनको टेलीफोन बिल का खर्चा दे रहे हो, ये सब क्लास उनको, या फिर डियरनेस अलाउंसेस हो गया, महंगाई भत्ता, हर साल उसकी सैलरी बढ़ा रहे हो, तो इससे वो मोटिवेट रहेगा क्योंकि वो पैसा है, इसलिए फाइनेंशियल इंसेंटिव। प्रॉफिट्स एंड शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या है क्लास? एक लिमिट तक प्रॉफिट हम रखेंगे, बाकी सारा प्रॉफिट एम्प्लॉयज़ के अंदर बांट देंगे। लाइक हम 50 लाख का प्रॉफिट रखेंगे, उसके ऊपर का सारा प्रॉफिट हम एम्प्लॉयज़ में बांट देंगे। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। बोनस, वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट, साल में एक बार आपको अपनी सैलरी का डबल अमाउंट अप्रोक्सीमेटली बोनस मिल जाएगा। इससे भी आप मोटिवेटेड रहते हो और काम अच्छे से करते हो। को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय को ईसॉप दे दी जाता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय को शेयर्स दे दी जाते हैं कंपनी के सस्ते प्राइस पे, सो दैट वो कंपनी का एक एम्प्लॉय ही ना रहे, ओनर रहेगा, शेयर होल्डर रहेगा, तो वो कंपनी के बारे में हमेशा अच्छा सोचेगा और लॉन्ग टर्म तक कंपनी में टिके काम भी करेगा, क्योंकि उस शेयर्स देने पे कुछ शर्तें होती हैं कि आपको लॉन्ग टर्म तक कंपनी में काम करना है, एक वेस्टिंग पीरियड होता है। कमीशन जनरली सेल्स वालों को मिलता है, जितना ज़्यादा सेल्स करोगे उतना कमीशन। प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा हायर रेट में वेज मिलेगा। 100 यूनिट तक बनाया तो ये रेट है, 100 से ऊपर बनाया तो और अच्छा रेट से वेज मिलेगा, 200 से ऊपर बनाया तो और अच्छे रेट से वेज मिलेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव। जब आप रिटायर होते हो तो आपको पेंशन, ग्रेचुइटी, ईपीएफ, बहुत सारे और आपको फंड्स मिलते हैं जो आपके रिटायरमेंट में काम आते हैं। दिस इज कॉल्ड रिटायरमेंट बेनिफिट। परक्विजिट्स, ठीक है, परक्विजिट्स क्या होता है क्लास? लाइक आपको घर दिया जाए, आपको गाड़ी दी जाए, आपको ट्रैवल करने के लिए विदेश भेजा जाए, आपके घर परिवार को क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाए, ये सब क्लास परक्विजिट्स है। ये सारी चीज़ से क्लास आमतौर पर जो लोअर मिडिल क्लास के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं काम करने के लिए। अब बात करेंगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव या नॉन मॉनेटरी भी कहते हैं, जहाँ पे हम वर्कर्स को मोटिवेट तो कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहे, पैसे के अलावा कुछ दे रहे हैं, नॉन मॉनेटरी दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड क्लास मोटिवेशन, नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। सबसे पहला स्टेटस, किसी को रैंक दे देना, उपाधि दे देना, बहुत अच्छा लगता है। सबकी सैलरी बराबर है, सब ठीक है, लेकिन हाँ ये टॉप एम्प्लॉय है, स्टेटस मिला हुआ है इसको, उसको एक रुतबा मिला हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं क्लास उसको अच्छा फील कराती है, सुपीरियर फील कराती है और वो कंपनी के लिए मोटिवेटेड होकर और अच्छे से परफॉर्म करता है। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन दे नहीं रहे, मौका देने की अच्छा काम करोगे तो प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन दे देंगे तो ये फाइनेंशियल हो जाएगा। हम प्रमोशन नहीं दे रहे, हम मौका दे रहे हैं कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपका प्रमोशन हो सकता है। एम्प्लॉय रिकग्निशन, यार एम्प्लॉय रिकग्निशन मतलब रेस्पेक्ट। अगर आप एम्प्लॉयज़ की रेस्पेक्ट करोगे, इंसान ना पैसों के साथ साथ इज्जत का, रेस्पेक्ट का भी भूखा होता है। अगर आप किसी को रेस्पेक्ट दोगे तो इंसान आपको बदले में रेस्पेक्ट देगा, मोटिवेटेड रहेगा, काम अच्छे से करेगा। एम्प्लॉयज़ है तो आपके नीचे काम करता है तो आप उसको इंसल्ट ना करो, हर कोई इंसान बराबर होता है क्लास, चाहे वो किसी भी ओहदे पे काम कर रहा हो। जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी हमेशा क्या है कि वर्कर की जॉब सिक्योर है तो वो काम अच्छे से करेगा, उसको डर नहीं रहेगा मुझे
निकाल दिया जाए। हालांकि इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है, सरकारी नौकरी में जब जॉब सिक्योर रहती है, सरकारी ऑफिसर्स आपको पता है काम नहीं करते। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, अगर मैनेजमेंट में बैठे हो कोई डिसीजन लेना है तो एम्प्लॉय को बुलाओ, उससे भी पूछो भाई हम ये काम कर रहे हैं, तो उसको लगेगा कि हाँ यार मैं भी कुछ हूँ, मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ यार, मेरे से पूछा जा रहा है, वो मोटिवेट रहेंगे। हालांकि आपने इसमें कहीं भी पैसा खर्च नहीं किया। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट जो है बेसिकली इसके अंदर क्या क्या आता है क्लास, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के अंदर कि यार एक अच्छा रिलेशनशिप हो, हेल्दी रिलेशनशिप हो सबके बीच में। ऐसा नहीं है कि वर्कर कतरा रहा है ऑफिस के अंदर आने से, है ना। जॉब इनरिचमेंट या जॉब ऑटोनॉमी, उसको जैसा मर्जी वैसा काम दो, चैलेंजिंग जॉब दो, नए नए जॉब्स दो, सो दैट डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजिंग जॉब दो, ताकि वो रूटीन काम करते करते बोर ना हो जाए और डिफरेंट चैलेंजिंग जॉब ले, अपने जो उसको पसंद है काम वो करे। इससे एम्प्लॉय लंबे समय तक टिक के काम करेगा। एम्प्लॉय रिकग्निशन के अंदर क्लास आप उसे सर्टिफिकेट दे सकते हो, बहुत सारे मेडल, शील्ड, ये सब चीज़ें क्लास दे सकते हो, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना सकते हो, टी शर्ट दे सकते हो, कैप दे सकते हो, आईपीएल में जैसे कैप दिया जाता है, ऑरेंज कैप वगैरह। इससे क्या होता है, वर्कर मोटिवेटेड रहता है और कंपनी के लिए बेस्ट परफॉर्म करता है। लीडरशिप क्लास, लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है, लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जहां इन्फ्लुएंस किया जाता है बिहेवियर को। जितने भी देखो होता क्या है, एक लीडर अपने अंडर कई सारे फॉलोअर्स को रखता है, अब उन सबके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि उन सबको एक दिशा में लेके चलता है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। उनकी समस्याओं को ऊपर तक रखता है, ऊपर से आने वाली चीज़ों को नीचे तक लेके आता है, इसको बोलते हैं लीडरशिप। अगर मैं बात करूँ लीडरशिप के 3 डिफरेंट स्टाइल की, तो सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक, दूसरा है डेमोक्रेटिक, तीसरा है लेजेंस फेयर या फ्री रेन लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में जो बॉस है, इसे बॉस सेंट्रिक भी बोलते हैं, बॉस सेंट्रिक। बॉस इन सब को सीधे काम देगा, इनको बोलेगा भैया तुम अपना दिमाग मत चलाओ, तुमको जो बोला गया बस तुम वो काम करके दो। दिस इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक। ये अपना दिमाग नहीं चला सकते, अपना डिसीजन नहीं ले सकते। डेमोक्रेटिक के अंदर क्या होता है, लीडर अपने फॉलोअर्स के साथ मिलके बातचीत करके, सबके डिसीजन से, सबके पार्टिसिपेशन से, सबके पास पावर बांट के फिर डिसीजन लेता है। फ्री रेन के अंदर क्या है, जो लीडर है वो अलग हट जाता है और इन सबको पावर बांट देता है, कहता है आपस में मिलजुल के काम कर लो, कभी बहुत जरूरी हो तो ही मुझे बुलाना, अदरवाइज आप काम कर लो। तो ये सारे पावर को डिलीट कर देता है। यहाँ पे सब लोग मिलजुल के करते हैं क्लास, यहाँ पे ये सारे पावर को अपने हाथ में रखता है, बस इनसे काम करवाता है। सबके अपने अपने एडवांटेज, अपने अपने डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं क्लास कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन मतलब इन्फॉर्मेशन को पास किया जाए। मेरे मन में कुछ आइडिया आया, कुछ व्यूज आया और मैं कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूं आपसे, तो मैं सेंडर हो गया, आप रिसीवर हो गया। मेरे मन में जो आइडिया है दैट इज कॉल्ड मैसेज, राइट। और हम जिस माध्यम से मैं आपके पास पहुंचाऊंगा, दिस इज कॉल्ड मीडियम। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं क्लास, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड से हो सकता है, रिटन से हो सकता है, डायग्राम, पिक्चर, गेस्चर, ग्राफ या गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, इनके थ्रू सब कम्युनिकेशन किया जा सकता है। अगर मैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करूं, सबसे पहला है सेंडर। सेंडर जो चीज़ इनको भेजेगा, जो कंटेक्स्ट भेजेगा वो मैसेज है। मैसेज को भेजने से पहले क्लास मैसेज को इनकोड किया जाएगा, इनकोड करने के बाद उसको डिकोड कर किया जाएगा, फिर ये मैसेज रिसीवर को मिलेगा। और आप ध्यान रखना क्लास कि जब मैसेज भेजा जाता है तो कोई ना कोई मीडियम जरूर होता है, और कई बार हमने जिस वे में भेजा है मैसेज रिसीवर के पास उस वे में नहीं पहुंचता, तो वो एक नॉइज़ आ जाता है। नॉइज़ मतलब डिस्ट्रक्शन, चाहे वो कॉलिंग करते वक्त कोई नेटवर्क इशू हो, इंटरनेट इशू हो, शोर शराबा आ रहा हो, पीछे गाड़ी चल रही हो, उसके हॉर्न की आवाज़ आ रही हो, ये सब नॉइज़ है। लेकिन कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी खत्म होता है जब रिसीवर फीडबैक देता है सेंडर को। जब रिसीवर कहता है कि हाँ मैं समझ गया, तब जाके क्लास कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी तरीके से खत्म होगा। कम्युनिकेशन 2 टाइप के होते हैं क्लास, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जब बातें चल रही हो क्लास फॉर्मल कम्युनिकेशन की, ऑफिशियल मैटर में बातें चल रही हो, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जब गपशप चल रहा हो, हंसी मजाक चल रहा हो, उसको क्या बोलते हैं क्लास, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जरूरी दोनों है। अगर मैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, इन सब चीज़ों की बात हो रही, गोल, टास्क, टारगेट, इनकी बात हो रही होगी। अभी फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर मैसेज ऊपर से नीचे आता है, दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नीचे से ऊपर जाता है, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। ऊपर से नीचे क्या आएगा, ऑर्डर, रूल्स, है ना। नीचे से क्या जाएगा, शिकायतें, है ना, शिकायतें हो गया, स्ट्राइक्स हो गया, ये सब चीज़ें क्लास, रिक्वेस्ट हो गया, है ना, लीव एप्लीकेशन हो गया, सब नीचे से ऊपर जाएगा। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जहाँ पे 2 लेवल के मैनेजर्स आपस में बात कर रहे हैं, ये भी मैनेजर है, परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है, एक डिपार्टमेंट का जो सबॉर्डिनेट है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सबॉर्डिनेट से बात कर रहा हो। एक परचेज वर्कर जो है, प्रोडक्शन वर्कर जो है, वो एक सेल्स मैनेजर से बात कर रहा है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, हंसी मजाक, चुगलियां, गपशप कंपनी में चलता ही रहता है, ठीक है।
वो सारी की सारी क्या है क्लास, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ये बेसिकली क्या है, नॉन ऑफिशियल मैटर पे बात चल रही है। फॉर्मल में ऑफिशियल मैटर पे बात करते थे, ये नॉन ऑफिशियल मैटर पे बात कर रहे हो। यहाँ पे क्लास आप कुल्लम कुल्ला बस स्ट्रेस रिलीज करने के लिए हंसी मजाक जोक्स गपशप ये सब बातें कर रहे हो। और इसका जो नेटवर्क होता है वो ग्रेप वाइन होता है। ग्रेप वाइन ध्यान रखना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का नेटवर्क क्या होता है, ग्रेप वाइन, अंगूर का गुच्छा। कहीं भी क्लास कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर किसी को भी कर देता है। मेंटल स्ट्रेस कम होता है, सोशल नीड वर्कर्स की पूरी हो जाती है, उससे लोड नहीं होता। आप भी क्लास में 2 घंटा पढ़ोगे, जब तक थोड़ा बातचीत करके हंसी मजाक ना किया जाए तो फिर दिमाग में टेंशन होती है। तो आप 40 मिनट 1 घंटा अगर पढ़ते हो तो बीच में 10-15 मिनट 5 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हो। डिफरेंस की बात करें, पहला फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग ऑफिशियल अटैच होते हैं, यहाँ पे वो लोग ऑफिशियल अटैच नहीं होते। नेचर की बात करें, ये बहुत रिजिड इन नेचर है और इसको मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता। फॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली राइटिंग में होता है, तो आप इस मैसेज को चेंज नहीं कर सकते। इनफॉर्मल बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, डायनामिक होता है और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होता रहता है। तो इनफॉर्मल में हम अपने हिसाब से बात करते हैं, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन लिखित आता है। जैसे आपके स्कूल में नोटिस आता है, कोई सीबीएसई का कोई ऑफिशियल लेटर आता है, तो ये प्रिंटेड लिखा हुआ रहता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता और सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है फॉर्मल में कि इन्फॉर्मेशन कहां से आया। इनफॉर्मल में किसने बोला, तुझे किसने बताया, उसने, उसे किसने बताया, किसने, पता नहीं कहां कहां से आया शेयर होके, पता ही नहीं है। इनफॉर्मल में मैसेज कहां से आया कुछ नहीं पता। फॉर्म की बात करें, ये ओरल और रिटन दोनों हो सकता है क्लास, लेकिन जो इनफॉर्मल है वो आम तौर पे क्लास ओरल ही रहता है और फॉर्मल कम्युनिकेशन को प्रेफर किया जाता है कि वो रिटर्न में हो। फॉर्मल कम्युनिकेशन में इन्फॉर्मेशन लाइन बाय लाइन चलता है, स्केलर चेन फॉलो होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सारे दोस्त बराबर होते हैं, कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं होता। नीड की बात करें, फॉर्मल कम्युनिकेशन करना जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंडिविजुअल की खुद की नीड है। कंपनी कहते हैं काम करो, लेकिन इंडिविजुअल बिना हंसी मजाक बातचीत, थोड़ा फ्रेंडली रिलेशनशिप ना क्रिएट करते वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसका पर्पज है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करना। इसका पर्पज है एम्प्लॉय को साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देना। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है उसका सोर्स पता रहता है। यहाँ पे क्लास पॉसिबल नहीं है ये इन्फॉर्मेशन किसने फैला दी। स्कूल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फैल जाती है, उसे किसने फैलाया क्लास इसको पता करने का क्लास कुछ पता नहीं है इनफॉर्मल में। फॉर्मल में लेटर कहाँ से आया उसको सब पता है। इनफॉर्मल में क्लास लोकेशन नहीं पता कि ये मैसेज आया कहाँ से, तो किसी को अकाउंटेबल ठहराना बड़ा ही मुश्किल है। अब लास्ट टॉपिक हमारा है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं, रुकावट आ जाते हैं, यानी कि मैंने जिस मैसेज को जिस वे में, जिस अंदाजे से, जिस समझ में कहा, आपने मेरे मैसेज को उस वे में नहीं समझा। मैं आपसे कुछ और कह रहा हूँ, आपने कुछ और गलती से समझ लिया। दिस इज कॉल्ड बैरियर, यानी कि रुकावट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सही कम्युनिकेशन के बीच में अगर कोई भी बैरियर आता है तो बैरियर 4 टाइप का होता है। सबसे पहला सिमेंटिक बैरियर, दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, चौथा पर्सनल बैरियर। तो ये चारों बैरियर कम्युनिकेशन बैरियर है, इन्हें कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। अगर बात करें सिमेंटिक बैरियर की, तो इसे क्या कहते हैं, जब सेम वर्ड और सेम सेंटेंस समझ लिया जाए किसी और तरीके से। मैंने कुछ और बोला, आपने कुछ और समझ लिया। रीजन क्या है, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, कि मैसेज को सही से एक्सप्रेस नहीं किया गया। जो सही वर्ड थे आपने वो यूज नहीं किया, प्रॉपर टोन आपने यूज नहीं किया, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। कई बार क्या होता है, एक एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग, प्राइस प्राइस, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, है ना, राइट राइट। अब इसमें मैंने राइट बोला आपने राइट समझ लिया, मैंने प्रिंसिपल बोला आपने प्रिंसिपल समझ लिया, है ना। फॉल्टी ट्रांसलेटर, कई बार क्या होता है, जो ट्रांसलेटर होता है जो आपकी भाषा को, कई बार क्या होता है बाहर से कंपनी से ओनर आते हैं, उनको नहीं पता हमारी भाषा क्या है, ठीक है, पुर्तगाल भाषा नहीं पता, वो बोल रहे हैं, ट्रांसलेटर चेंज करके आपको हिंदी में बताता है, उसने गलत कर दिया तो मैसेज गलत हो गया। कुछ टेक्निकल वर्ड आपने यूज कर दिया, लाइक कमोडिटी, है ना, EBIT, डिविडेंड, EPS, है ना, PBIT, तो यार ये कोई समझेगा नहीं। तो अगर आप ऐसे वर्ड यूज करोगे जो टेक्निकल है, अगले आदमी को समझ ही नहीं आएगा, तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर डिकोडिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बात से मैच होने। मैं बोलूँ बहुत बड़ा तो मैं ऐसे करूँगा, बोलूँगा बहुत बड़ा तो आप मैच कैसे करोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो बोल रहे हो बॉडी लैंग्वेज और आपकी बात दोनों में क्या होना चाहिए क्लास, मैच होना चाहिए। अगर मिस मैच है तो जो लिसनर है वो कंफ्यूज हो सकता है। अनक्लैरिफाई एजम्पशन, कई बार वर्कर अपने मन से कुछ एजम्पशन लेके चलता है, अच्छा आज सर तो ये पढ़ाएंगे, अच्छा सर ये बताने वाले हैं, ये तो मुझे आता है, तो यार इस तरीके से फिर वो तुम्हें समझ आएगा नहीं, क्योंकि आपने पहले से कुछ एजम्पशन ले रखे हैं। इसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। अगला साइकोलॉजिकल बैरियर, आपकी दिमागी अवस्था। अगर आप कुछ दिमागी अवस्था में डरे हुए हो, खुश हो, बहुत ज़्यादा दुखी में हो, तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है क्लास आपके दिमागी अवस्था का प्रीमैच्योर इवोल्यूशन। कई बार मैसेज पूरा होने से पहले आप कंक्लूजन निकाल लेते हो, अच्छा मैं समझ गई क्या कहना चाहता है, क्या पता ये ना कहना चाहता हो कुछ, और कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा, बैरियर, कि उसने कुछ कहा तुमने समझ कुछ और लिया, क्यों, क्योंकि तुमने अपनी बुद्धि पहले ही लगा दी। प्रीमैच्योर इवोल्यूशन, मैसेज को पूरा सुनो, कोई बात बोल रहा है तो। लैक ऑफ अटेंशन, आपने अटेंशन नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल बैरियर।
कुछ ऑर्गेनाइजेशन की खुद की कमी होती है जिसकी वजह से मैसेज जो हम पहुंचाते हैं वो सही से पहुंचता नहीं है। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इसके अंदर सबसे पहला क्या है? ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। अगर कंपनी की पॉलिसी ही ऐसी नहीं है कि सब लोग फ्रीली एक दूसरे से बात कर सके, सपोर्ट कर सके एक दूसरे को, तो भैया सीधी सी बात है क्लास, यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर आएगा। रूल रेगुलेशन, कंपनी के रूल बड़े रिजिड हैं, कंपनी के बहुत अटपटे नियम कानून है, बड़े सिंपलिसिटी नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से बैरियर आएगा। स्टेटस डिफरेंस, कई बार टॉप लेवल वाला बंदा जो है नीचे लेवल वाला बंदा से बात ही नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं बात करता? उसको लगता है कि यार ये तो मेरे नीचे है, मैं इसे क्या बात करूँ, क्या रिप्लाई दूँ इसको। वो फ्री रहेगा पर आपको रिप्लाई नहीं देगा। दिस इज कॉल्ड स्टेटस डिफरेंस। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, अच्छे से चेन नहीं बना रखा, स्केलर चेन अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा, कई बार कम्युनिकेशन में बैरियर कंपनी की वजह से आ जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। तुम्हारी खुद की दिक्कत है, तुम्हारे खुद में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से बैरियर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड पर्सनल बैरियर। सबसे पहला लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट। अगर एक सुपीरियर को अपने वर्कर्स में, अपने सबऑर्डिनेट में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो भैया वो मैसेज को नहीं समझ पाएगा किसी भी कीमत पे अच्छे से। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ इंसेंटिव, अगर आप किसी से कोई सलाह मांग रहे हो, अगर मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बच्चा समझ ही नहीं आएगा, तो मैं समझा भी नहीं पाऊंगा उसको अच्छे से, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि उसे समझ आएगा। कई बार कोई बच्चा हार्ड टॉपिक क्वेश्चन पूछ लेता है, मुझे पता है यार इसकी बस की बात नहीं है, तो ऐसे ही मैं समझा देता हूँ। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं करता नहीं रियल लाइफ में, तो इसका मतलब मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा तो समझ नहीं आएगा, क्यों? मेरे उसे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। या कोई बच्चा है, वो मेरे से सवाल पूछने आ रहा है, सिर्फ ये देखिए कि सुनील सर को आता है कि नहीं आता है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ, उसे समझना बजना कुछ नहीं है। कई बार बच्चे होते हैं टफ सवाल मांग के किसी और से दिखाते हैं, सर ये वाला कर दोगे, तो सर समझा भी देंगे, तभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि क्लास आपने क्या किया है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस था ही नहीं आपको सर पे। लैक ऑफ इंसेंटिव, यानी कि क्लास आपको कोई रिवॉर्ड दोगे तभी कोई सजेशन देगा। अगर मैं कहूँ कि अभी सजेशन दो मुझे कैसे काम करना है, रिवॉर्ड नहीं दे रहा तो कोई सजेशन नहीं देगा। अगला है फियर ऑफ अथॉरिटी। कई बार क्लास अथॉरिटी खोने का डर होता है, जिसकी वजह से क्लास सुपीरियर झूठ बोल देता है या सबऑर्डिनेट झूठ बोल देता है। उसको लगता है कि यार अगर मैं सच बोलूँगा तो कहीं मेरी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए। फियर ऑफ अथॉरिटी। अब सर इसको ठीक कैसे करें? इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए? ये जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए? तो इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे किया जाए? सबसे पहला है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेटिंग। आपके मन में अगर कोई आइडिया है, किसी से कहना चाहते हो, तो सबसे पहले उसे क्लैरिफाई करो अच्छे से। कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। हमेशा जो तुम्हारे सामने खड़ा है तुम उसकी रिगार्डिंग बात करो, उसकी नीड के अकॉर्डिंग बात करो, अपनी बात मत करो, उसकी नीड के अकॉर्डिंग बात करो। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। कोई बात मैं कहने वाला हूँ तो मुझे और लोगों से पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए कि यार मैं ऐसा ऐसा कहने वाला हूँ, कहीं मेरे कहने का मीनिंग कुछ और तो नहीं हो जाए। जैसे आप लोग करते हैं ना, अभी आज मैं यार कहने वाला हूँ भाई, मैं ऐसे ऐसे बोलूँगा, आज मैं प्रपोज करने वाला हूँ, एग्जाम्पल बच्चे कहते हैं प्रपोज करने वाला हूँ, तो भैया मैं क्या क्या बोलूँगा? अपने दोस्त से कहते भाई तो यही बोलना चाहिए, मत बोलना यार, ऐसे बिगड़ जाएगी बात ये और वो, है ना, जस्ट फॉर फन। ओके, यूज प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर टोन का इस्तेमाल करो। जो चीज़ जैसे बोल रहे हो, कोई बात सीरियसली बोल रहे हो तो सीरियस मोड में, हंसी मजाक फन, तो आप टोन का अच्छे से यूज करो। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। आप आज के लिए भी कम्युनिकेट करो और फ्यूचर के लिए भी। कहने का मतलब क्या है कि आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो उसका फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या होगा आप ये भी बता दो, सो दैट अगर वो कुछ गलत समझ रहा है तो उसे वो रेक्टिफाई कर सके। नेक्स्ट है प्रॉपर फीडबैक। भैया कम्युनिकेशन करने के बाद लास्ट में फीडबैक लो, भैया समझ आया क्या, तुम समझ गए मैं तुम जो कहना चाह रहा हूँ, ये फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। बी ए गुड लिसनर। भैया आप सबसे पहले अगर आप कम्युनिकेट अच्छा करना चाहते हो, कम्युनिकेशन कोई बैरियर नहीं रखना चाहते, तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, आपको बैठ के सुनना पड़ेगा। अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, बड़े आदमी बोलते कम सुनते ज़्यादा है, तो बस आराम से सुनो सारी की सारी बातें फिर बोलो। हम सब बोलने के लिए उतावले रहते हैं सबसे पहले, ऐसे कम्युनिकेशन नहीं होगा। ओपन माइंड होना चाहिए। कोई भी controlling function can be defined as a comparison of actual performance with the plan performance, and if there any difference, अगर कोई difference है तो find out करो reason class, find out रीजन फॉर सच डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। डेविएशन का रीजन फाइंड आउट करो और उसको ठीक कर दो। कंट्रोलिंग के अंदर दो तरह के एस्पेक्ट होते हैं, बहुत ध्यान समझना क्लास। सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, दूसरा है ऑपरेशनल कंट्रोल। आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, आपने जो रणनीति बनाई है, आपने जो टारगेट बनाया है, आपने जो गोल बनाया है, क्या वो गोल सही है? उस चीज को जानने के लिए कि भी मैंने टारगेट बनाया इस साल मेरी सेल इतने % से बढ़ जाए, या इतने करोड़ की सेल हो, इतने लाख की सेल हो, इतने हजार की सेल हो, इस चीज को देखना कि क्या ये गोल टारगेट सही है, इस चीज के लिए क्लास हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, की हमारी स्ट्रेटेजी सही है या गलत है। दूसरा है क्लास ऑपरेशनल कंट्रोल, कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो ठीक
ठीक है कि नहीं? आप सबको पता है कंपनी चलाता कौन है? मैनेजर्स। मैनेजर्स को इकट्ठा करने काम ओनर का है, बट रन कौन करता है? मैनेजर्स। तो जितने भी मैनेजर्स हैं, क्या वो सही से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इंटरनल चेक रखना। भैया हम बाहर पे तो बहुत चेक रखते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर भी चेक रखना चाहिए, हमें कुछ इंटरनल चेक भी रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसको बोलते हैं क्लास ऑपरेशन कंट्रोल। स्ट्रेटजी को चेक करना कि हमने जो टारगेट बनाया है वो अंडर एस्टिमेट तो नहीं है, हमने सोचा हम 90 वाले बच्चे हैं, सिर्फ हमने 70 का टारगेट बनाया और हम 80 ले आए, तो खुश होने की बात नहीं, हमने टारगेट ही गलत बनाया था। स्ट्रेटजिक कंट्रोल और ऑपरेशन कंट्रोल का मतलब क्या है कि इंटरनल चेक रखना मैनेजर्स के ऊपर अंदर से कि भाई मैनेजर सही से काम कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी सही है या नहीं है। अब हम बात करेंगे कंट्रोलिंग के नेचर और फीचर की। अगर हम कंट्रोलिंग के फीचर की बात करें, सबसे पहला गोल ओरिएंटेड। कंट्रोलिंग क्यों किया जाता है? ताकि हम देख सकें कि हमने एक्चुअली में गोल अचीव कर लिया या नहीं, जो हम करना चाहते थे वो हमने कर लिया या नहीं। पर्वेसिव कंट्रोलिंग क्लास एक यूनिवर्सल फेनोमेनन है, सीधी सी बात है। जैसे प्लानिंग है, जैसे मैनेजमेंट है, वैसे कंट्रोलिंग भी है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, स्कूल्स हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, हॉस्पिटल हो, घर हो, मंदिर हो, हर जगह कंट्रोलिंग किया जाता है। सो इट इज अ यूनिवर्सल फेनोमेनन। कंटिन्यूअस प्लानिंग की तरह ये भी कंटिन्यूअस है क्लास। एक प्लान बनता है, उसे अचीव करते हैं, फिर दूसरा प्लान बनता है, उसे अचीव करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कंट्रोलिंग की जाएगी, इसको अचीव करेंगे, फिर आगे कंट्रोलिंग करेंगे, उसको अचीव करेंगे, आगे कंट्रोलिंग करेंगे। कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है इंप्रूवमेंट के लिए। आपके प्री बोर्ड होते हैं, आप उसमें देखते हो आपने क्या टारगेट बनाया था, क्या अचीव किया, फिर आप देखते हो कि भाई डिफरेंस कहाँ है, मैं तो 90 का सोच रहा था, 70 क्यों आए, 20 कहाँ कट गए, फिर वहाँ पे आप ठीक करते हो उसको ताकि वो बोर्ड में 20 ना कटें। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कंट्रोलिंग है। कई बच्चों को लगता है कंट्रोलिंग का मतलब कंपैरिजन करना होता है, नहीं। कंट्रोलिंग का मतलब कंपैरिजन करना, ठीक करना क्लास, सो दैट आगे रिपीट ना हो, ये पूरा का पूरा कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। कंट्रोलिंग आगे भी देखता है क्लास और पीछे भी देखता है। कंट्रोलिंग हमेशा एक प्लान परफॉर्मेंस को कंपैरिजन किया जाता है कंट्रोलिंग में। तो प्लान परफॉर्मेंस क्या है? बैकवर्ड लुकिंग, हमने प्लान क्या किया था और आज हमारा एक्चुअल क्या है। फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है क्लास? कंट्रोलिंग सिर्फ कंपैरिजन से खत्म नहीं होता, ठीक करते हैं सो दैट नियर फ्यूचर वो चीज़ रिपीट ना हो। सो ये कंट्रोलिंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों है। मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं, कंट्रोलिंग के जो बेनिफिट्स है, सबसे पहला बेनिफिट है कंट्रोलिंग मदद करता है गोल्स को अचीव करने में। सीधी सीधी बात है, आप गलतियां करते हो, उसे सुधारते हो ताकि वो फ्यूचर में रिपीट ना हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी गोल के अचीव करने में आपकी मदद करता है। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो टारगेट आपने बनाया है कि मुझे इतना अचीव करना है, पर डे का टारगेट, हर महीने का, साल का, क्वार्टर का टारगेट इतना है, क्या वो टारगेट सही है या नहीं है? कहीं टारगेट बहुत ज़्यादा तो नहीं बना दिया जो अनरियलिस्टिक है, बहुत कम तो नहीं बना दिया, अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर दिया, उस चीज़ को चेक करना। रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, सीधी सी बात है। कंट्रोलिंग में आपकी मिस्टेक्स को, आपके डेविएशन को, डिफरेंस को फाइंड आउट किया जाता है, उसे ठीक किया जाता है ताकि आप आगे रिसोर्सेज को वेस्ट ना करो, गलतियों को सुधार लो। अगर एम्प्लॉयज़ की गलतियों को ढूंढा जाए, सुधारा जाए, तो वो मोटिवेट भी होगा और क्लास उसके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट भी आएगा। एज अ टीचर अगर मैं तुम्हारी कॉपी देखूं, बेटा तुम यहाँ गलती कर रहे हो, तुमको सुधारो, यहाँ गलती मत करो, ऐसे ना करो, जो कि बोर्ड से पहले मैं करूंगा अभी मॉक टेस्ट के अंदर, तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, आप आगे से वो गलती नहीं करोगे। साथ में क्लास आप मोटिवेट हो जाओगे कि हाँ यार हमारे साथ कोई खड़ा है जो हमारी गलती को सुधारने के लिए हमारे लिए है, राइट, जो हमें मोटिवेट करे। इवन क्लास कंट्रोलिंग से मिनिमाइजिंग एरर, आप इन 3 पॉइंट पे देखोगे ना, बिल्कुल सेम पॉइंट है। इंप्रूव होगा परफॉर्मेंस, मोटिवेशन मिलेगा और गलतियां कम होंगी। ये कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग के प्रोसेस के, कि कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप। कंट्रोलिंग के प्रोसेस की बात करें, सबसे पहला सेटिंग अप ऑफ टारगेट या सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला टारगेट सेट करना कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हमने सेट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कितना है। टारगेट सेट किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, फिर हम कंपैरिजन करेंगे हमारे टारगेट में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, इनके बीच में कंपैरिजन करने के बाद हम डेविएशन देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे कि भैया कितना डिफरेंस है, इस चीज को हम चेक करेंगे और उस डिफरेंस को ठीक करने के लिए करेक्टिव मेजर लेंगे और फिर वर्कर से फीडबैक लेंगे कि आगे ये गलती रिपीट तो नहीं होगी। दिस ऑल कंट्रोलिंग प्रोसेस, राइट, कंट्रोलिंग का प्रोसेस हो गया। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग की रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है नेचर और कॉन्सेप्ट। नेचर या कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, प्लानिंग का मतलब क्या है, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। अगर कंट्रोलिंग की बात करूं, कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड फाइंड आउट द डेविएशन विद टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। दूसरा है बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक। कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, प्लानिंग कंट्रोलिंग से जुड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। आपने प्लान किया, कंट्रोलिंग नहीं किया, तो प्लान का फायदा क्या? आपने कंट्रोलिंग प्लानिंग नहीं किया तो कंट्रोलिंग में आप कंपेयर किससे करोगे? तो दोनों इंटरडिपेंडेंट, दोनों इंटरलिंक है, दोनों फॉरवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर के लिए करते हैं। प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि प्लानिंग जब भी हम करते हैं अपने पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेते हुए करते हैं। अच्छा,
कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि क्लास कंट्रोलिंग के अंदर सिर्फ कंपैरिजन नहीं होता, उसको ठीक करना और आगे देखना है वो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी होता है साथ में। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि कंट्रोलिंग में प्लानिंग से हम कंपेयर करते हैं अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को, तो दोनों फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। प्लानिंग इज क्लास प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज क्लास इवैल्यूएट। देखो प्लानिंग के अंदर हम लोग चीज़ों को डिसाइड करते हैं हमें करना क्या, और कंट्रोलिंग के अंदर हम देखते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और उसको देख के ठीक करते हैं, सो दैट कोई डेविएशन अगर है ठीक करते हैं, सो दैट नियर फ्यूचर वो रिपीट ना हो। तो ये पूरा का पूरा रिलेशनशिप है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में। ध्यान से समझना एक बात को, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर सप्लीमेंट्री फंक्शन, दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे की जगह काम करते हैं। प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, वेयर एज कंट्रोलिंग इंप्रूव द प्लानिंग फॉर फ्यूचर। अच्छा, ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। कंट्रोलिंग मदद करता है प्लानिंग की, दोनों सप्लीमेंट्री है, मतलब एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। एक चीज़ बेहतर होगा तो दूसरा चीज़ भी बेहतर होगा, फिर दूसरी तीसरी चीज़ भी बेहतर होगी। मतलब एक अच्छा कर दिया आपने, लाइक आपने कंट्रोलिंग किया सो दैट आपने गलती फाइंड आउट किया, तो नियर फ्यूचर आप अच्छा प्लान बना सकते हो क्योंकि आपने पुरानी गलती को ठीक कर दिया। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्लास क्या है? सप्लीमेंट्री फंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। एक फाइनल चीज़ और है जो यहाँ पे क्लास में जरूर डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है, MBE और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। और ये क्या, ये किसके अंदर आता है क्लास? डेविएशन के अंदर, ठीक है, एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर, एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर। MBE होता है क्लास मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो MBE क्या कहता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है कि अगर एक रेंज सेट कर दो, इंसान गलती करता है, अपने गोल से डेविएट होता है, एक रेंज कर दो सेट, अगर इस रेंज के अंदर अगर डेविएशन हो रहा है तो ठीक है, हाँ ठीक है, 100 बोला था 90 बना दिया, 110 बना दिया, चलेगा। लेकिन अगर डेविएशन ज़्यादा हो रहा है तो टॉप लेवल मैनेजर को आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। CPC कहता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की की रीजन एरिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं उसको सबसे पहले ठीक करो, की रीजन एरिया पे पहले कंट्रोल करो, बाकी चीज़ें बाद में। बहुत सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं बट सबसे पहले आप किसे सुधारोगे? जो की रीजन एरिया है जहां पे नुकसान होल ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है, दैट इज कॉल्ड CPC। कहता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जो क्रिटिकल पॉइंट है पहले उसको ठीक करो आपने। MB कहता है कि आप सारी चीजों को सही करना चाहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, अगर तुम सब कुछ हासिल करना चाहोगे तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो एक रेंज सेट करो कि हाँ यहाँ तक गलती चलती है तो ठीक है, उसके आगे की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए।